नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रोहित की ऑलमोस्ट रिकवरी हो चुकी थी। अभी वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, इसलिए अब अनिका रोहित से उस बात के बारे में जानने की चेष्टा करती है। लेकिन रोहित अब यहाँ पर अनिका को अवॉइड कर रहा था, इसलिए अनिका भी अब रोहित को जब टेरेस पर रोहित, चिराग और अब्दुल के साथ एक मीटिंग करता है कि उसे इंपीरियल ग्रुप में इस मैसेज को फैला देना चाहिए कि अभी कल इंपीरियल ग्रुप की मीटिंग होने वाली है। तभी अनिका वहाँ पर जाती है। जब रोहित अनिका के कहे अनुसार उनके बेडरूम में नहीं जाता तो रोहित फिर भी जिद करता है कि उसे बच्चों के साथ ही बेडरूम में सोना है। तब अनिका उसे अपने झांसे में फंसाती है। अनिका रोहित को हक कर लेती है और उसे कहती है, मिस्टर मारवा चलो ना। अब रोहित भी अनिका की बातों में आ जाता है और वो अनिका को उठाकर उसके बेडरूम की तरफ लेकर आता है। जैसे जैसे ही रोहित अनिका को किस करने की कोशिश करता है तो तभी अनिका ने अपना एक हाथ रोहित के मुंह पर रख दिया। अनिका का अचानक से इस एक्शन से रोहित एकदम से हैरान हो जाता है। रोहित कहता है, ये क्या है अनिका? तभी रोहित से इसका कोई भी जवाब दिए बिना अब अनिका कहने लगी कि पहले मुझे उस रात के बारे में सब सच सच बताओ मिस्टर मारवा, आपको गोली कैसे लगी? ये सुनते ही अब रोहित को समझ आ गया था कि अनिका ने उसे बेवकूफ़ बनाया है, क्योंकि अनिका रोहित को कन्वेंस कैसे करना है ये अच्छी तरह से जानती थी। अब रोहित भी अनिका के पास से उठने ही लगता है। जैसे ही वो उठने लगा तभी अनिका ने उसे पकड़ लिया और उसे फिर से वहीं पर ही बेड पर लेटा दिया और कहने लगी, भागने की सोचना भी मत मिस्टर मारवा। अनिका की इस हरकत पर रोहित अब कहता है कि अब तुम मुझे ताने नहीं मार सकती हो कि मैं प्लान करके तुम्हारे साथ रोमांस करता हूँ, क्योंकि अभी भी तुमने भी सेम वही चीज़ रिपीट किया है जो जिस चीज़ के लिए तुम मुझे ब्लेम कर रही थी। अनिका ने जब रोहित की ये बात सुनी तो अब उसे भी एहसास होता है कि अभी अनिका ने क्या किया था। लेकिन अपने ही ख्यालों से बाहर आते हुए ही अनिका कहती है कि हाँ, तो इसमें आपकी ही गलती है ना मिस्टर मारवा। अनिका को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनिका को बस उस रात के बारे में जानना था। अनिका अब रोहित को कहती है कि मिस्टर मारवा, अगर आप मेरी बात को मान जाते और चुपचाप मेरे साथ आ जाते तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। इसमें सिर्फ आपकी ही गलती है। अगर मिस्टर मारवा, अगर आप मेरी बात मान जाते तो मुझे तो ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता। वैसे आइडिया भी तो तुमसे ही मिला है मिस्टर मारवा। क्या मुझे अब सच जानने का इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने पति से ये जान सकूं कि उस रात आखिर क्या हुआ था? मिस्टर मारवा, क्या आप मैं बार बार नहीं पूछ सकती? मैं बस एक बार और पूछूंगी कि आप मुझे बताएंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ था? अनिका को ऐसे जिद करता हुआ देखकर अब रोहित अनिका की आंखों को ही देखता रहता है। अब रोहित को अनिका की आंखों में देखकर सिर्फ उसे रिया की ही छवि याद आती है कि रिया भी कैसे अपनी बात को मनवाने के लिए क्या क्या करती रहती है। आज से अनिका भी वैसे ही जिद लगा के बैठी थी कि उसे उस रात के बारे में जानना था। अब रोहित समझ जाता है कि अनिका अब ऐसे नहीं मानेगी, इसलिए अनिका से अब रोहित एक सवाल पूछता है। रोहित अनिका से कहता है कि क्या स्वाति माँ ने तुम्हें कुछ बताया है? अब रोहित के इस सवाल से अनिका ने सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत। अनिका की इस बात पर अब रोहित जवाब देते हुए कहता है कि कुछ सच छुपे ही रहें तो अच्छा है अनिका, क्योंकि सब राज जानना अच्छी बात नहीं है। ये सुनते ही वो अब अपने बेड पर जाकर बैठ जाता है और अब बड़ी ही हैरानी से अब अनिका रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन को नोट करती है। अनिका अब समझने की कोशिश करती है कि आखिर रोहित उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है। अनिका अब रोहित से कहती है कि देखो मिस्टर मारवा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि तुम लोगों को अच्छी तरह से पहचान सकते हो। तुम उनके मन में क्या चल रहा है ये तुम अच्छी तरह से पढ़ लेते हो। इसलिए आर्यन की माँ के लिए तुम्हारे मन में जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तो बहुत ही नफरत थी, जो कि जायज़ थी। लेकिन जब तुम्हें ये पता चला कि मैं आर्यन की माँ हूँ तो मेरे लिए तुम्हारी सोच एकदम से बदल गई, क्योंकि तुम मुझे जान गए थे। एम आई राइट मिस्टर मारवा? अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे अभी भी बता सकते हो। रोहित अब जान गया था कि अनिका कौन से टॉपिक को कहाँ से उठा रही है, इसलिए रोहित भी अब अनिका की हाँ में हाँ मिलाता है। अनिका की इस बात पर अब फिर रोहित कुछ देर तक सोचता है और फिर जवाब
देते हुए कहता है, सोचो अगर आर्यन और रिया मनाली में मिले ही नहीं होते तो क्या होता अनिका? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी कहानी क्या होती? क्या उस तुम्हारे दुश्मन क्या से क्या कर सकते थे और तुम उनसे कैसे अकेले फाइट करती? क्या तुम कुछ जानती हो? रोहित की इस बात पर अनिका एकदम से हैरान हो जाती है और अब वो बिल्कुल सरप्राइज होकर रोहित को ही देखती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर रोहित कहना क्या चाहता है। फिर वो रोहित से ही पूछती है, क्या ऐसा कुछ है मिस्टर मारवा जो तुम्हें पता है लेकिन मुझे उस बात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है? अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि अनिका, हमारे दुश्मन हमसे 2 कदम आगे हैं, इसलिए अगर हमें अपने दुश्मनों को हराना है तो हमें उनसे से कम 5 कदम आगे की सोच को ही रखना ही होगा, क्योंकि तभी हम अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं। और ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे दुश्मनों के पास एक से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो शायद ही किसी के पास होगी। हालांकि हमारे भी पास है, लेकिन हम उन्हें कम नहीं आंक सकते। अनिका अब रोहित की बात सुनकर हैरान हो गई थी, क्योंकि आज सुबह ही स्वाति ने भी अनिका से यही कहा था कि हमारे दुश्मनों के पास एक से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और हमें उनका मुकाबला करने के लिए हमें भी उन टेक्नोलॉजी का आना जरूरी है। अनिका अब रोहित से पूछती है कि मुझे ये बताइए मिस्टर मारवा के प्रिंसेस लतिका के बर्थडे नाइट पर आप कहाँ थे? अनिका के इस सवाल पर फिर से अब रोहित अपने ही रूम की बालकनी की तरफ चला जाता है। रोहित को अब कुछ भी नहीं सोचता, वो जानता है कि अनिका धीरे धीरे अब सारी ही बातों को जान लेगी। अब रोहित जानता था कि अब अनिका बिना सच से सुने अब नहीं मानेगी, इसलिए रोहित सोच ही रहा था कि उसके रूम का डोर नॉक हुआ। अब जैसे ही उनके रूम का डोर नॉक हुआ है तो दोनों अब हैरानी से उस दरवाजे को ही देखने लग जाते हैं, सोचते हैं कि अभी इतनी रात को कौन आया होगा। अब रोहित ने अनिका को देखते हुए कहा कि कहीं बच्चे तो नहीं आ गए हैं, क्योंकि हमने उन लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बोला था और हम आज रात उनके कमरे में ही सोने वाले थे। कहीं हमें वहां नहीं देख के बच्चे यहाँ तो नहीं आ गए हैं? ये सुनते ही अनिका जल्दी से अपने दरवाजे के पास गई और दरवाजे को खोलकर देखा तो वो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एनी थी। उन्होंने सोचा था कि शायद बच्चे हो सकते हैं, लेकिन बच्चों की जगह उनके दरवाजे पर एनी थी। अनिका अब एकदम से हैरान होती है कि एनी इस वक्त पर उनके दरवाजे के बाहर क्या कर रही है, क्योंकि तो एनी तो लैब में होती है। अनिका ने अब एनी से कहा, क्या बात है एनी, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? अनिका की इस बात पर एनी जवाब देती है कि मैडम आप सोई नहीं, अच्छी बात है ये मेरे लिए, क्योंकि मुझे आपको अभी के अभी कुछ बताना है और ये बात इतनी ज़रूरी है कि मैं इसके लिए कल तक का वेट नहीं कर सकती, इसलिए मैं सीधा ही आपके कमरे के यहाँ पर आ गई। हालांकि मैंने आपको मैसेज भी किया था, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला, इसलिए मैं सीधे ही यहाँ पर आ गई। ये कहते हुए ही अब एनी अनिका से पूछती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एनी की इस बात पर अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। जल्दी से ही एनी अब अनिका के रूम में आ जाती है। जैसे ही एनी रोहित को वहाँ पर देखती है तो उसने रोहित से कहा, रोहित सर आपको अब तक सो जाना चाहिए, आप अभी तक क्यों जग रहे हैं? क्योंकि आप मुश्किल से अभी भी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। एनी की इस बात पर रोहित ने कहा कि मैं भी सोना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे सोने देते तब वो ऐसे अनिका की तरफ टेढ़े टेढ़े देखने लग जाता है। एनीवे तुम इस वक्त यहाँ पर कुछ काम है क्या? एनी ने अब अनिका से कहा, मैडम प्लीज़ मेरे साथ लैब में चलिए, मुझे आपको कुछ बताना है। ये कहते हुए ही एनी अनिका को अब अपने लैब में जाने के लिए कहती है। हालांकि अनिका को यहाँ पर रोहित से बहुत कुछ जानना था, लेकिन एनी के एकदम से उनके कमरे में आ जाने के बाद अब अनिका ने यही सोचा कि वो मिस्टर मारवा से तो ये सब बाद में भी पूछ सकती है, लेकिन हो सकता है एनी को उससे भी कुछ ज़रूरी है, इसलिए अब वो बाथरूम के रास्ते से अब वो एनी के साथ लैब में चली जाती है। जैसे ही दोनों अनिका और एनी लैब में गए तो एनी ने अनिका से कहा कि मैडम ये देखिए यहाँ पर कुछ मैसेज हैं, इट्स अ डेंजर्स, क्योंकि एनी पहले से ही भाप लेती है कि यहाँ पर ये खतरा है। अब एनी ने जब अनिका ने देखा तो वो भी एकदम से हैरान हो जाती है। तभी उस स्टैचू में से आवाज़ आई, इसे डिस्ट्रॉय करो, इट्स हार्मफुल केमिकल्स, क्योंकि जहाँ पर लैब में वो स्टैचू बने हुए थे वो यहाँ पर हर एक डेंजर्स को भी पहले से ही नोटिस कर लेते थे, इसलिए वो स्टैचू बार बार इसी लाइन को रिपीट कर रहा था कि इसे डिस्ट्रॉय करो, इट्स हार्मफुल केमिकल। जैसे ही ये केमिकल लैब में फैलने वाला था तभी अनिका ने उसके ऊपर उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ ही देर में
और अनिका ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन एनी ने उस मैप को पहले ही अपनी आंखों में स्कैन कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर केमिकल कुछ नहीं बल्कि वो मैप ही था जिसे उस लैब के कंप्यूटर में अपलोड कर लिया गया था। अब अनिका उस कंप्यूटर में उस मैसेज को डिकोड कर लेती है और यही सोचती है कि वो आखिर इस कॉलेज तक कैसे जाएगी, क्योंकि जो भी वहाँ पर कागज़ के टुकड़े उन लोगों को वहाँ पर मिले थे जिन्होंने अभी तक एनी और अनिका सभी कलेक्ट कर चुकी थी। अब तक एनी उसका एक मैप भी बना चुकी थी, लेकिन जैसे ही अब वो पूरा बनता है तभी वहाँ पर बना हुआ स्टैचू उसके डेंजर्स को डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि उस कागज़ के टुकड़ों पर दुश्मनों ने पहले ही केमिकल लगा दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर बाय द चांस किसी भी गलती से अगर ये उनके दुश्मनों को हाथ लगे तो यहाँ पर वो केमिकल उनको वहाँ पर पूरी तरह से फैल के उन लोगों को ही डिस्ट्रॉय कर दे और किसी को भी उनके प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं चले। लेकिन जैसे ही ये मैप पूरा बनता है तभी ये स्टैचू ने उसे डिटेक्ट कर लिया था। अब अनिका उस कंप्यूटर में उस मैसेज को डिकोड कर लेती है और यही सोचती है कि वो आखिर इस कॉलेज तक कैसे जाएगी। वो यही सोच रही थी कि तभी तभी उसे एकदम से कुछ याद आता है। वो जल्दी से अपने पीसी में अनिका ने अब पेरिस के कॉलेज के को मैप पे देखा और तभी उसने उस पूरे ही कॉलेज की डिटेल्स को निकाला। थोड़ी ही देर में अनिका ने उस पूरे ही कॉलेज को हैक कर लिया था। तो अब उसने पूरे ही कॉलेज के स्टाफ और स्टूडेंट की पूरी ही डिटेल निकाल ली, क्योंकि उस कॉलेज को हैक करने के बाद यहाँ पर अनिका के सामने वहाँ के सारे ही प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स की लिस्ट थी। जैसे ही अनिका अब उन पूरे ही स्टूडेंट की लिस्ट और पूरे ही प्रोफेसर्स की लिस्ट को पढ़ने लगी तो उसे उन स्टाफ मेंबर की लिस्ट देखी, जिसे देखकर अब वो एकदम से शॉक थी, क्योंकि अनिका के लिए ये बात किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि वो दो मेंबर कोई और नहीं बल्कि उसी की ही सौतेली माँ मनीषा गुलेरिया थी और दूसरी उसकी बहन कामिनी थी। इन दोनों को ऐसे देखकर तो अनिका एकदम से हैरान थी। उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आता। भले ही सच जानने के बाद अनिका ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि ये लोग अभी भी जिंदा है या नहीं, लेकिन आज इतने सालों के बाद उन दोनों को ऐसे यहाँ पर इस कॉलेज के प्रोफेसर की लिस्ट में देखकर अनिका को अब अजीब लगा, क्योंकि वो जिस डिपार्टमेंट में थी ये बात अनिका के समझ से बाहर थी। एक तरफ जहां अनिका ये देखकर हैरान थी तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही रूम में बैठा रोहित यही सोच रहा था कि वो आदमी जो यहाँ पर उसके महल में उसका बेस बनाकर आया है वो कौन है। उस आदमी ने रोहित को उसके बायोलॉजिकल नाना के बारे में जो भी कुछ बोल रहा था क्या वो सच है। अब रोहित भी अभी सच से के जड़ तक पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने इंपीरियल ग्रुप की मीटिंग बुलाई थी। इधर रूम में ही रोहित अपनी ही सोच में बैठा हुआ था। कब उसे सोचते सोचते कब रोहित को नींद आ गई उसे भी नहीं पता चला, क्योंकि रात बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए रोहित वहीं पर बेड पर ही बैठे बैठे सो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ लैब में अनिका ने भी अब डिसाइड कर लिया था कि वो इस कॉलेज में कैसे जाएगी, पर उसने अभी ये भी सोच लिया था कि वो अकेले ही इस केस को सोल्व करने के लिए जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब अनिका किसी की भी हेल्प नहीं लेना चाहती थी। अनिका अब नहीं चाहती थी कि इस केस में किसी को भी कुछ भी पता चले। अनिका इसे एक एज ए सीक्रेट केस लेना चाहती थी। ये तय करते ही अनिका अब अपने रूम में जल्दी से जाती है और वो देखती है कि रोहित तो सोफे पर ही सो गया था। रोहित तो वहाँ पर बेड पर ही बैठे बैठे सो गया था, इसलिए अनिका ने यही सोचा कि वो इस बारे में अब रोहित से अभी कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि पहले अनिका को इसकी अपने लेवल पर तहकीकात करनी चाहिए। उसी के बाद ही वो रोहित को इसके बारे में कुछ भी बताएगी, क्योंकि रोहित की कंडीशन अभी क्या है ये अनिका से अभी तक छुपा नहीं था। हालांकि रोहित कभी भी अनिका को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करता। अगर अनिका को कोई भी हेल्प चाहिए तो रोहित उसके लिए दिन हो या रात, ठीक हो या नहीं, वो हमेशा खड़ा ही रहेगा। लेकिन अनिका यहाँ पर रोहित के बारे में सोचकर अब उसे कुछ नहीं बताती। साथ के साथ अब अनिका ये भी सोचती है कि उस रात आखिर क्या हुआ था जो रोहित मुझसे अभी तक छुपा रहा है, उसके बारे में भी मैं अब रोहित से जानकर ही रहूंगी। लेकिन अनिका ये नहीं जानती थी कि रोहित के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, जिसके बारे में अनिका अभी भी अनजान थी। रोहित ये भी भूल गया है कि शायद वो स्पेशल डिपार्टमेंट का ऑफिसर बनकर यहाँ आया है। थोड़ी ही देर बाद सुबह हो गई थी। अनिका अब जल्दी से उठ के सीधा ही बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो शावर लेकर आती है तो वो हैरान हो जाती है जब वो अपने फ़ोन देखती है, क्योंकि अनिका के फ़ोन पर इंपीरियल ग्रुप का एक मैसेज आया हुआ था जो पिछली रात रोहित ने चिराग और अब्दुल को कहकर अपने सारे के सारे ही इंपीरियल ग्रुप के मेंबर को भिजवा दिया था। और अनिका भी उसी ग्रुप का एक मेंबर थी, इसलिए जाहिर सी बात है कि अनिका को भी ये मैसेज आया हुआ था।
जिसमें वहाँ पर उस मैसेज में डेट और लोकेशन पेरिस होटल और समय 10 बजे का पहले ही बताया गया था। जैसे ही अनिका ने ये देखा तो वो फटी हुई आंखों से सोते हुए रोहित को देख रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर रोहित करना क्या चाहता है, जिसके बारे में अभी तक अनिका को कोई भी भनक नहीं थी। क्योंकि पहले जब दमयंती देवी के साथ हो या फिर जब उनकी लड़ाई क्रिस्टोफर के साथ थी, तब भी अनिका और रोहित ने जितने भी मिशंस पर काम किया था, दोनों ने मिलकर ही उन पे के ऊपर दोनों ने ही मिलकर डिस्कशन किया था। हालांकि यहाँ पर मेनली अनिका होती थी, लेकिन अब जब से यहाँ पर इस नए दुश्मन की बात आई है, तब से तो रोहित का भी बिहेवियर एकदम से चेंज हो चुका था। वो अनिका से बातें भी छुपाने लगा था। यहाँ रूम में बैठे हुई अनिका का जो हाल हो रहा था, वहीं करण गुलेरिया का अपने रूम में बैठकर करण गुलेरिया का भी यही हाल हो रहा था। क्योंकि करण गुलेरिया भी उस इंपीरियल ग्रुप में एक मेंबर थे और वो तो काफ़ी सालों से पहले से ही उस ग्रुप के मेंबर थे। हालांकि पहले उस ग्रुप में केवल 12 ही मेंबर थे, लेकिन बाद में रेखा मूर्ति के ऐड होने के बाद अब उस ग्रुप में 13 मेंबर हो गए थे। हालांकि करण गुलेरिया यही सोच रहे थे कि सब जानते हैं कि हर 7 साल में मिस्टर किंग बिजनेस के बेस्ट प्रपोजल लेकर आते हैं, जो कि पूरे ही वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी हिलाने के लिए या उस इकोनॉमी को बनाने के लिए दोनों ही तरीके से मददगार है। इसलिए ये 13 जिसके लिए 13 मेंबर कभी मना भी नहीं कर पाते हैं। पहले इस ग्रुप में रेखा मूर्ति नहीं थी, लेकिन लंदन से आने के बाद रेखा मूर्ति भी अब इस ग्रुप में ऐड हो गई थी। क्योंकि रेखा मूर्ति का खुद लंदन में इतना बड़ा अच्छा बिजनेस था और साथ के साथ वो यहाँ पर एंटिटी कंपनी की भी मालकिन थी। क्योंकि एंटिटी कंपनी का लंदन में बहुत ही फेमस थी। रेखा मूर्ति भी अब इस ग्रुप में लायनेस के नाम से ऐड थी। हालांकि इस बात के बारे में सिर्फ यही 2-3 लोग ही जानते थे जो इस ग्रुप के मेंबर फैमिली में से थे, अदरवाइज इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। हालांकि रेखा मूर्ति को जब इस बात का अंदाजा था कि अगर किंग फ्रांस आया है तो वो ये मीटिंग जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पर रोहित के आने से ही रेखा मूर्ति को आने का अंदाजा पहले ही हो गया था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। इस एक मैसेज से रोहित के महल में सबके ही मन में तूफान आया हुआ था। वहीं फ्रांस में एक अंधेरे रूम में बैठे हुए एक शख्स के चेहरे पर अपने फ़ोन को देखकर हैरानी साफ साफ दिख रही थी। उसके साथ के एक आदमी ने कहा, अरे भाई, तुम अपने फ़ोन को देखकर हैरान क्यों हो? अपने आदमी की यह बात सुनकर वो बॉस कहता है कि किंग ने मीटिंग बुलाई है तो मुझे ये मीटिंग अटेंड करनी ही होगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किंग ने अर्जेंट ये मीटिंग क्यों बुलाई है, क्योंकि जो वो बॉस था वो भी उस इंपीरियल ग्रुप का ही एक मेंबर था। इसके बगल के आदमी ने अब कहा, क्यों, ये सेफ है क्या? मतलब मेरा मतलब है कि आपको वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है ना? आदमी की यह बात सुनकर अब वो बॉस कहता है, नहीं, मुझे वहाँ पर किसी से भी कोई भी खतरा नहीं है। मुझे बस थोड़ा सा ईगल पर थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि मुझे शक है कि कहीं वो ईगल रोहित मारवा तो नहीं है। और रोहित मारवा से मेरे संबंध कैसे है ये तो तुम अच्छी तरह से ही जानते हो, लेकिन पता नहीं क्यों किंग आखिर मारवा फैमिली के लिए इतने सपोर्टिव क्यों है, मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आता। खैर, अब मुझे इस बारे में बॉस से बात करनी होगी। ये कहते हुए ही अब वो शख्स भी अब अपनी पॉकेट से एक फ़ोन निकालता है और एक नंबर डायल कर देता है। जैसे ही सामने से जवाब आता है, क्यों फ़ोन किया है? अब वो शख्स कहता है, मुझे बस कल के लिए यहाँ से बाहर जाने की परमिशन दे दीजिए। अब सामने से भी आवाज़ आती है कि क्या तुम उस लायक हो? तभी कुछ देर रुको, मैं थोड़ी ही देर में फ़ोन करता हूँ। ये कहते हुए अब वो फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब वो शख्स अपने आदमी से कहता है, पता नहीं ये लोग आखिर हमें कब तक ऐसे ही रखेंगे। उसके साथ वाले आदमी ने कहा, अरे भाई, ऐसा मत बोलो, अगर हम जिंदा भी हैं ना तो इन्हीं की वजह से ही हैं और तुम इन्हीं से आज़ाद होना चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ रोहित मारवा के पैलेस में अब तक रोहित की भी आंखें खुल गई थी। जल्दी से अब रोहित ने भी शावर लिया और वो अपने रूम से जल्दी से बाहर जा ही रहा था कि तभी उसे पीछे से अनिका की आवाज़ आई। अनिका कहती है, लगता है बहुत ही बिजी हो आजकल मिस्टर किंग। जैसे ही अनिका के मुंह से रोहित ने अपने लिए मिस्टर किंग सुना तो वो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि रोहित को भी खुद विश्वास नहीं होता कि अनिका रोहित को इस नाम से बुला सकती है। अब वो हैरानी से बस अनिका को ही देख रहा था। अब अनिका रोहित के पास गई और बस एक ही बात बोलती है, मिस्टर मारवा, ये
याद रहे, अगर आप मुझे सच नहीं बताएंगे तो फिर आगे से आप मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना कि आगे से मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, आगे चाहे मैं जो भी करूं या ना करूं। हालांकि अगर मुझे अब तो आपके कुछ भी करने से कोई अगर ये फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इन फ्यूचर में मेरे कुछ भी करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आगे चलकर मैं आपसे कुछ भी छुपाऊं तो फिर आप मुझे कोई भी कंप्लेंट मत कीजिएगा कि मैंने आपको पहले किसी भी चीज़ के बारे में क्यों नहीं बताया। ये कहते हुए अनीका एक एंग्री लुक देते हुए अपने रूम से जाने लगती है। अनीका को ऐसे नाराज होता हुआ जागते हुए देखकर अब रोहित एकदम से हैरान था। रोहित को कुछ भी नहीं समझ में आता, वो बस हड़बड़ी में एकदम से अनीका का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि रोहित जान चुका था कि अब यहाँ पर अनीका का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और अनीका हर हाल में उस रात के बारे में पूछ कर ही रहेगी। इसलिए अब रोहित उसका हाथ पकड़ता है और एक लंबी सांस लेता है। फिर अनीका से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए अब रोहित अनीका से कहता है, तुम पहले आराम से बैठ जाओ। ये सुनते ही अब अनीका अपने रूम में ही रखे एक सोफे पर बैठ जाती है और रोहित भी अब उसकी बगल में ही बैठ जाता है। अब रोहित अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि फ्रांस आने की पहली वजह यही थी कि उन लड़कियों को आज़ाद करवाना था। रोहित के मुंह से ये बात सुनकर अनीका का एकदम से हैरान होती है, क्योंकि अब अनीका सोचती है कि आखिर रोहित को इसके बारे में पता कैसे चला और रोहित इतनी दूर से उन लड़कियों को ही बचाने के लिए क्यों आया। रोहित की ये बात सुनकर अब अनीका रोहित से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में कि वहाँ पर वो लड़कियाँ कैद हैं। रोहित ने अनीका की बात का जवाब देते हुए कहा कि मुझे एनी ने बताया था इस बारे में। तुम्हें याद है जब वो कर्नाटक आइलैंड के उस घर में बने लैब में कल्याण शास्त्री का फ़ोन गिर गया था, तो उसमें ही एनी को उन लड़कियों के बारे में पता चला था। एनी जब लैब में उस वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए गई थी, तो जब वहाँ पर उनकी एनी और जॉन की हाथापाई वहाँ पर कल्याण शास्त्री से हुई थी। कल्याण शास्त्री उस वायरस को डिस्ट्रॉय करने से रोक रहा था, जबकि वो दोनों उसे डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए थे। तभी ही उस हाथापाई में उन लोगों से कल्याण शास्त्री का फ़ोन वहाँ पर गिर गया था। तभी एनी ने बड़ी ही चालाकी से उसके फ़ोन को उठा लिया था। उसके फ़ोन की डिटेल से ही हमें इन लड़कियों के बारे में पता चला है। कर्नाटक से आने के बाद फिर मुझे मयूर ने वो फ़ोन दिया जिसे हमने ये पता चला कि राजमहल पर भी अटैक की प्लानिंग हो रही है। ये सब कल्याण शास्त्री के फ़ोन के द्वारा ही हुआ था। दूसरे ही दिन जब मैं स्वाति माँ से मिलने के लिए गया था, तो वो फ़ोन मैं अपने साथ ही लेकर गया था, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल था, इसलिए मैंने इसे निखिल को भी नहीं दिया। अनीका बड़े ही ध्यान से रोहित की बात को सुन रही थी। फिर अनीका ने रोहित से पूछा, तो क्या तुम्हें वो ट्रेडिशनल आर्ट जो तुम अपनी उंगलियों से हिडन मैसेज पहुंचाते हो, वो तुम्हें माँ ने ही सिखाई है? अनीका की इस बात पर रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है। अब अनीका समझ जाती है कि आखिर रोहित ने ये टेक्निक कहाँ से सीखी है कि आप अपनी उंगलियों के द्वारा ही किसी को मैसेज सेंड कर सकते हो, जिससे ना तो तुम्हें किसी आई कांटेक्ट की ज़रूरत होती है और ना ही किसी से बोलने की। अब अनीका एक एक करके सारे ही डॉट्स को कनेक्ट करने लग जाती है। फिर अचानक से उसने कहा कि ये पैलेस किसने बनवाया है? रोहित अब जवाब देता है कि ये पैलेस तुम्हारी माँ ने ही बनवाया है काफ़ी सालों पहले। रोहित की ये बात सुनकर तो अनीका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसे रोहित की बात पर यकीन नहीं होता। अब वो हैरानी से रोहित को देखती है, लेकिन उस स्टैचू फाइट के बाद थोड़ा सा अंदाजा तो अनीका को भी लग गया था कि इस पैलेस के साथ उसकी माँ का कोई ना कोई तो कनेक्शन जरूर है, क्योंकि इस पैलेस में हर एक वो एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आज तक किसी ने सुनी भी नहीं है, और ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ और कोई नहीं बल्कि स्वाति मल्होत्रा ही डेवलप कर सकती हैं। रोहित अनीका को अब बताता है कि 1 महीने से हम यही सोच रहे थे कि हम यहाँ कैसे आएं। फिर अगले ही दिन मुझे कविन आलिशा ने प्रिंसेस लतिका के बर्थडे का इनविटेशन कार्ड दिया और हमें मौका मिल गया था, क्योंकि हम लतिका के बर्थडे की वजह से अब हम यहाँ पे आ सकते थे। हमारे ऊपर किसी को शक भी नहीं होता। अनीका, क्या तुम जानती हो कि जिस कर्नाटक ऑर्गेनाइजेशन को हमने सालों पहले बंद कर दिया था, इनफैक्ट मैंने तो उन्हें कंगाल तक कर दिया था, लेकिन मुझे अभी भी कर्नाटक से आने के बाद पता चला है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग तो कोई और ही कर रहा है, क्योंकि मेरी उस फंडिंग को रोकने के बाद भी उस ऑर्गेनाइजेशन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वहाँ पे क्रिस्टोफर तो बस एक आई थिंक वो सिर्फ एक मोहरा था। अनीका अब रोहित की बात को समझ रही थी। अनीका ने रोहित से पूछा, तुम्हें मुझे ये बात तब क्यों नहीं बताई मिस्टर मारवा, जब तुम मुझे गुलेरिया हाउस छोड़ने जा रहे थे? अगर मुझे पता होता तो मैं भी तुम्हारे और माँ के साथ चलती ना मिस्टर मारवा, लेकिन तुम दोनों ने ही मुझे ये सब छुपा कर क्यों रखा?